नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं त्रिशंकु कहानी का, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखित है, का अगला भाग। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई के डर से, कुछ दिल्ली के आकर्षणों से खींचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। 3-4 लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होकर आई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रत्युत्तर भी देने लगी थी। जल्दी मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कोई चीज़ पनपने लगी है। यूँ तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती, पर हिंदी फिल्में देखने के बाद इसको समझने में खास मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था, पर जैसे ही कुछ हुआ तो उसे औरों की नज़र से बचाने की इच्छा भी साथ ही आई। शेखर जब भी हमारे घर आता, हमेशा गुपचुप बड़े ही शांत होकर आता। किसी को उसकी आवाज़ की भनक भी नहीं लगती थी। मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी है। पर मम्मी इस बात को लेकर यूं परेशान हो उठेगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पीसे जाते हों, उस घर के लिए यह बहुत मामूली बात होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एकाध से प्रेम भी हो ही सकता है। मम्मी ने शायद समझ ही लिया था कि यह सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक है, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित कर दिया था। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथिन भी है। दो घनिष्ठ मित्रों की तरह हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पर जब शेखर आता तो वे अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सहज भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ जाने के लिए बाहर मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के बाद शुल्क आदि के रूप में लिए जाने वाला धन आदान प्रदान करने के बाद वे असली मुद्दे पर आई। ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं, तो सोचा जरूर आपके कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने कुछ ऐसी ही लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर ना लगने का गम लिए ही लौट गई। वे लौट गई, पर मुझे लगा कि मम्मी इस बात का सूत्र पकड़कर अब जरूर मेरी थोड़ी धुनाई करेंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पर इतना ज़रूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई में गुजारती, और वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता। हाँ, बीच बीच में वह कागज़ की छोटी छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी
पंक्तियाँ लिख कर थमा देता कि मैं भीतर तक झंझना जाती। मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती जा रही थी, बड़ी भरी पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लगता जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही हैं और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर शराबे के साथ खाना मांगा, मीन मेघ के साथ खाना खाया और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे ही बुलाया, तनु इधर आओ। पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज़ की 5-6 पर्चियाँ निकालकर सामने कर दी। तौबा! मम्मी से कुछ पढ़ना था तो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ उसी में रह गई। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती। यही पढ़ाई होती है, यहाँ बैठकर यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ। मैं चुप। जानती हूँ गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर चुप। बित्ते भर की लड़की और करतब देखो इनके। जितनी छूट दो उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं इनके। एक झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी और मम्मी की तरफ देखा। पर यह क्या? ये तो मेरी मम्मी नहीं। यह तेवर मम्मी के नहीं, ना यह भाषा। फिर ये सारे वाक्य बहुत परिचित से लगा यह सब कहीं मैंने सुना है और सटाक से मेरे मन में कौंधा नाना। पर नाना को तो मरे कितने साल हो गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रही, उनकी हर बात का विरोध ही करती रही। मम्मी का ये नानई लहजा काफ़ी देर तक चालू रहा और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर कि मम्मी और मेरे बीच में। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी, सो वह भी नहीं आ रहा और शाम का समय है कि मुझसे काटे नहीं कटता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो। मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में जानती तो हो, मैंने तो कभी भी कुछ छिपाया नहीं। और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह? पर तभी ख्याल आता कि मम्मी है ही कहाँ, जिनसे जाकर यह सब कहूँ। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़ कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम पढ़ाई लिखाई की ही बातें करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वादा किया कि वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को कोई शिकायत हो। जिस दिन नहीं आता तो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बरामदे में से ही बातें किया कर लेते। एक दिन एक बात मैंने ज़रूर देखी। जब भी शेखर शाम को कुछ ज़्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में ही आ जाता तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती।
अब यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच रोज़मर्रा की बातचीत का विषय बन गया था। कभी वे मजाक में कहती, यह जो तेरा शेखर है ना, बड़ा लिजलिजा सा लड़का है। अरे, इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमे फिरे, मस्ती मारे। क्या मुरहरमी सी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी वह भावुक होकर कहती कि तू क्यों नहीं समझती बेटे कि तुझे लेकर मेरे मन में कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो। अपनी ज़िंदगी को लेकर भी तुम ही सपने देखो और मेरी ज़िंदगी के सपने भी तुम ही देख डालो। कुछ सपने मेरे लिए भी तो छोड़ दो। 6 माही परीक्षाएं पास आ गई थी और मैंने सारा ध्यान पढ़ने पर लगा दिया। गाना बजाना एकदम बंद। खूब जम कर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया, शायद कुछ आश्वस्त भी। एक बोझ था जो हट गया है। मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने को कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी साथ चली जाऊं? आज तक मैंने इन लोगों के साथ कभी पिक्चर देखने नहीं गई। मम्मी मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बातें करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह समझ ना आया कि इसमें बात करने को क्या है। हाँ कहो या ना? तेरे इम्तिहान ख़त्म हुए हैं ना? मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। बोल, कौन सी पिक्चर देखना चाहती है? क्यों? उन लोगों के साथ पिक्चर जाने में क्या हर्ज है? तनु, तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतना ही तेज चल कि मैं भी तेरे साथ चल सकूं। तुम साफ साफ कहो ना कि जाने नहीं दोगी। बेकार की बातें। मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा, साथ तो चलना ही पड़ेगा। कभी औंधे मुंह गिरी तो कोई उठाने वाला भी तो चाहिए ना। शाम को मम्मी ने शेखर को और उनके दोस्तों को मेरे ही कमरे में बुलाकर मजलिस जमवाई और खूब गरम गरम खाना खिलाया। कुछ ऐसा रंग जमा कि मेरा दोपहर वाला आक्रोश घुल गया। इम्तिहान ख़त्म हो गए थे और मौसम सुहाना था। मम्मी का रवैया भी अनुकूल था, सो दोस्ती का स्थगित हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया और आजकल तो जैसे उसके सिवाय कुछ ही नहीं रह गया था। पर फिर एक झटका। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, तनु इधर आओ तो। आवाज़ से ही लगा कि खतरे का सिग्नल है। तुम शेखर के कमरे में जाती हो? मम्मी ने बंदूक दागी। कब से जाती हो? मन तो हुआ कहूँ कि जिसने जाने की खबर दी है, बाकी बातें भी उनसे ही पूछ लेती, पर मम्मी जिस तरह भभक रही थी उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी के इस गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे में चली गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया? अजीब मुसीबत थी, गुस्से में मम्मी से बात करने का मतलब ही नहीं। याद नहीं, मैंने शुरू में ही तुम्हें मना कर दिया था कि तुम उनके कमरे में कभी नहीं जाओगी। 3-3 घंटे वह यहाँ आकर धुनी रमाता है,
उसमें भी भरा नहीं तुम्हारा जी। दुख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उन्हें सारी स्थिति समझाऊं। यह तो बेचारे सामने वालों ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया। जानती है, यह सिर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, पर वहां मुझसे आंख नहीं उठाई गई। सारी गली में थू थू हो रही है, नाक कटाकर रख दी। गजब। मम्मी का भाषण बस बदस्तूर चालू, पर मैंने तो अपने कान के स्विच ही ऑफ कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा, मम्मी अपने में लौट आएंगी, तब समझा दूंगी। पर जाने कैसी डोज लेकर आई है इस बार कि उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा। फिर घर में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया। इस बार शायद पापा को भी सब कुछ बता दिया मम्मी ने। कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, वे शुरू से ही इस सारे मामले में आउट ही रहे। पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकना सा तनाव दिखाई दे रहा है। पर आज दोपहर मुझे कतई कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने मम्मी को अपने बरामदे से ही चिल्लाते हुए सुना, शेखर, कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे। आज अपने दोस्तों के साथ खाना खाने इधर ही आ जाना। नहीं जानती किस जद्दोजहद से गुजरकर मम्मी इस स्थिति पर पहुंची होगी। रात को शेखर, दीपक, रवि के साथ खाने की मेज पर डटा हुआ था। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी। पापा वैसे ही खुले ढंग से मजाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही ना हो। अगल बगल की खिड़कियों में दो चार सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ होकर यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे, 100%। और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए, जो एक पल नाना होकर जीती हैं और एक पल मम्मी होकर। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर मेरा दृष्टिकोण देखा जाए तो मुझे इस कहानी में यह बात तो समझ आती है कि अक्सर हम अपने आप को आज़ाद ख़यालात का समझते हैं, और पर कई बार हमारी सोच वही पुरानी होती है। पर अगर एक माँ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे कहीं कहीं पर लगता है कहानी में कि उनका एक प्रोटेक्टिव नेचर है, जैसे कि हर माँ का होता है, और वही उनके सामने आ जाता है और फिर उन्हें लगता है कि कहीं उनकी बेटी कुछ गलत कदम ना उठा ले, और सडनली वो एकदम से अपने ना पापा की तरह, जो कि तनु के नाना थे, उनकी तरह व्यवहार करने लगती है। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आपको जल्द ही एक और नई कहानी सुनाने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।